नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है नोबेक प्रोसेस। हम ग्रीनसन के ऊपर काफी सारी बातें कर चुके हैं। ग्रीनसन के ऊपर काफी सारी वीडियोस बना चुके हैं। लेकिन ग्रीनसन के साथ ही नोबेक प्रोसेस भी काफी पॉपुलर प्रोसेस है। और बड़े कास्टिंग बनाने में ये प्रोसेस काफी हद तक इस्तेमाल होती है, और इसीलिए मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि इसके ऊपर भी कुछ आप बनाएंगे तो बेहतर होगा, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को आज बनाने जा रहा हूँ। नोबेक प्रोसेस। नोबेक प्रोसेस में बेसिकली दो प्रोसेस होती है, इसमें मैं आज हम अल्फा सेट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अल्फा सेट प्रोसेस में बेसिकली जो रेजिन और हार्डनर होता है वो अल्फा सेट के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे अल्फा सेट मेथड बोलते हैं। बेसिकली सैंड प्रिपरेशन शुरू में हम देखेंगे, और बाद में हम उसके मोल्डिंग के ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सैंड प्रिपरेशन की बात आती है तो उसमें जो इनपुट्स है उसमें हार्डनर है, रेजिन है और सैंड है। साथ ही में कंटिन्यूस सैंड मिक्सर और वेइंग स्केल, ये भी उसमें काफी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट रहते हैं। जब हम शुरू करते हैं तो उसमें बेसिकली आपको शुरू में जो एक्सेस सैंड मिक्सर के अंदर है उससे डिस्चार्ज मोड पे जाके निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप उस सैंड को निकालने के बाद ही अगली प्रोसेस शुरू कर सकते हो, तो जो भी छोटी मोटी सैंड इसके अंदर रहेगी उसे डिस्चार्ज मोड पे जाके निकालना है। इट हैज टू बी डन डेली, और खासकर इसे आपको करना है उस वक्त जब आपका काम खत्म हो रहा है, या फिर आप काम बंद करने जा रहे हैं, तो उस वक्त आपको जो भी बची हुई सैंड है सारी बाहर निकालनी है। क्योंकि जैसे आप बात करें कि अल्फा सेट प्रोसेस में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सैंड जो है वो सेल्फ सेटिंग है, वो एयर सेटिंग है, वो खुद न खुद सेट हो जाती है। तो अगर आप उस सैंड को काम खत्म होने के बाद अंदर रखोगे तो वो सेट होके आपके ब्लेड के ऊपर, आपके मिक्सर के ऊपर जाम हो जाएगी, और अगले दिन जब आप काम शुरू करोगे तो आपको मिक्सर सही तरीके से काम नहीं करेगा, उसके उसकी जो इफिशियंसी है सही नहीं मिलेगी, मिक्सर के ब्लेड खराब हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है जब भी आप काम खत्म कर रहे हो तो इमीडिएटली सबसे पहले जो भी अंदर की एक्सेस सैंड है उसे डिस्चार्ज बोर्ड के ऊपर जाके बाहर निकालिए, ताकि आपका मिक्सर सही रहे, मिक्सर अच्छी तरह से मेंटेन रहे, आपके ब्लेड्स अच्छी तरह से मेंटेन रहे, और अगले दिन जब आप काम की शुरुआत करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। मिक्सर ब्लेड क्लीनिंग इज इसेंशियल एटलीस्ट वंस इन अ डे। जैसे मैंने कहा, मिक्सर ब्लेड का क्लीनिंग काम के खत्म होने के बाद करना बहुत जरूरी है, और तभी वो आपको बेटर लाइफ और बेटर इफिशिएंसी दे पाएंगे। Calibration of resin hardener sand by putting actual weight of 3 batches discharge। तो कैलिब्रेशन करना बहुत जरूरी है। कई लोग डेली करते हैं, कई लोग वीकली करते हैं, कई लोग ट्वाइस इन अ वीक करते हैं। तो ये अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। लेकिन कैलिब्रेशन जब भी आप करते हो तो रेजिन, हार्डनर और सैंड तीनों का कैलिब्रेशन के लिए आपको 3 3 बैचेस डिस्चार्ज करनी है, और उसके बाद उसका वजन लेना है, और वजन लेने के बाद उस वजन को आपको सिस्टम में डालना है, और सिस्टम में जब भी आप वो वजन डालेंगे तो इट विल गेट ऑटो कैलिब्रेटेड होगा वो पूरा सिस्टम आपका। तो इट हैज बीन ऑटो कैलिब्रेशन होने के बाद आप उसको ऑटो मोड के ऊपर मिक्सर को डाल सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो ये कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली 3 बैचेस डिस्चार्ज के बाद उसका वजन करके आप डालोगे तो इमीडिएटली वो ऑटो ऑटो कैलिब्रेट होगा। उसका जो फ्रिक्वेंसी है, उसका जो फ्लो रेट है, वो सारी चीजें वो अपने आप मेंटेन करेगा, अपने आप एडजस्ट करेगा, और आपको उसके बाद मिक्सर को ऑटो मोड पे डालना। Verify resin and hardener percentage getting added in the mixer and ensure it is been in a required ratio। जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो रेजिन हार्डनर लेते हैं वो जो फ्लो के हिसाब से आता है। तो आपको वेरीफाई करना है कि मेरा कितना एग्जैक्टली हर बैच को कितना रेजिन जा रहा है, कितना हार्डनर जा रहा है। कई बार वो फ्लो कम ज्यादा रहेगा तो उससे परसेंटेज कम ज्यादा होगा। अगर परसेंटेज कम होगा तो आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, आपके मोल्ड ब्रेकेज बढ़ेंगे, आपका मोल्ड क्रैक और मेटल पेनिट्रेशन जैसे इश्यूज बढ़ेंगे, वेट बढ़ेगा। और अगर हार्डनर और रेजिन ज्यादा जा रहा है तो कंजम्पशन बढ़ेगा, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उससे आपका गैस बढ़ेगा, जैसे ब्लो होल जैसे इश्यूज या फिर कुछ अलग तरीके के इश्यूज आने के चांसेस कास्टिंग के अंदर होंगे। तो इसीलिए उसको पीरियोडिक वेरिफिकेशन करना, पीरियोडिक उसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सही तरीके से नहीं जा रहा है तो यू हैव टू कॉल टू द, आपको फिर से कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। कैलिब्रेशन से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से भी
शायद बात करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वैलिडेशन ऑफ रेजिन एंड हार्डनर गेटिंग एडेड इन द मिक्सर इज टू बी इंश्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका रेशियो भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली रेजिन हम इस्तेमाल करते हैं फेसिंग में 1.8 to 2% और बैकिंग में 1 to 1.5%, जबकि हार्डनर अराउंड 18 to 20% ऑफ रेजिन इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर और एक चीज है, कई लोग फेसिंग और बैकिंग इस्तेमाल करते हैं, तो कई लोग यूनिवर्सल सैंड इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर कोई फेसिंग बैकिंग नहीं होती है, पूरी सैंड एक जैसी होती है। जब आप फेसिंग बैकिंग का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले आपको फेसिंग सैंड लेनी है और उसके बाद उस बैकिंग लेनी है। तो कई बार बैकिंग सैंड अगर अंदर रह जाएगी मिक्सर के अंदर और अगला मोल्ड आप बनाने जा रहे हो, तो उस पूरा बैकिंग सैंड अंदर रह गई उसे डिस्चार्ज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो डिस्चार्ज नहीं करोगे तो वो बैकिंग सैंड एज ए फेसिंग सैंड आ जाएगी और आपके मोल्ड और कास्टिंग खराब हो जाएगा। तो ये सारी मुश्किलें होती है, ये सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए कई लोग फेसिंग और बैकिंग के इस झमेले में नहीं जाते हैं, सीधा यूनिवर्सल सैंड इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप 1% ऑफ रेजिन सारे बैकिंग और फेसिंग सारे को इस्तेमाल होता है, एक ही सैंड बैकिंग और फेसिंग में इस्तेमाल की जाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सैंड शुड बी ड्राई। अब हम बात कर रहे हैं सैंड के ऊपर, तो सैंड शुड बी ड्राई एंड clay should be as low as possible, less than 0.5%. Single peak and three sieve distribution sand is also important. कई बार इसके ऊपर हम तवज्जो नहीं देती है, हम सिर्फ एएफएस देखते हैं, सैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो सिंगल पीक होनी चाहिए, उसका सिव डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें चाहिए उसी 3 सिव डिस्ट्रीब्यूशन में या 3 सिव में आना चाहिए। साथ ही में क्ले नहीं चाहिए और ड्राई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ड्राई सैंड नहीं रहेगी तो रेजिन का इफेक्ट उतना इफिशिएंसी आपको नहीं मिलेगी, आपको इतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं मिलेगा और आपकी मोल्डिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेरीफाइड सैंड एएफएस टू गेट डिजायर्ड परमेबिलिटी एंड सरफेस फिनिश। तो वो नॉर्मली 40 ±5 में हम इस्तेमाल करते हैं नोबेक में, तो उसके ऊपर भी आपको तवज्जो देना है। फर्स्ट सैंड कमिंग आउट ऑफ मिक्सर आफ्टर एवरी स्टॉपेज मस्ट बी टेकन आउट एंड रिसाइकल। तो शुरू की जो सैंड आती है हर शुरुआत में, तो वो निकाल के उसे रिसाइकिल करना है। तो शुरू की सैंड हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। आफ्टर सम डिस्चार्ज के बाद जो सैंड आएगी उसे हम इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें आगे अगेन वही बात होती है कि कई लाइनअप में कई जो सैंड बची हुई है वो सैंड आती है, उसमें रेजिन और हार्डनर का परसेंटेज सही नहीं होता है, या फिर रेजिन हार्डनर ऐड नहीं होता है, या फिर कई बार वो सेल्फ सेट सैंड होती है जो ऑलरेडी उसका सेटिंग टाइम या उसका बेंच लाइफ खत्म हुआ होता है। तो इसीलिए शुरू की जो सैंड है उसे इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, इसे आप रिसाइकल कर सकते हो। रिटर्न सैंड टेम्परेचर शुड बी मेंटेन, it should be 5 degree plus minus atmospheric temperature using cooling system to reduce sand temperature। जैसे आप ग्रीन सैंड में करते हैं वैसे ये कूलर का इस्तेमाल आपको करना है। रिटर्न सैंड का टेम्परेचर मेंटेन करना है, सैंड का वॉल्यूम आपको मेंटेन करना है। एड अराउंड 30% सैंड इन फेसिंग। तो फेसिंग जब बनाते हैं तो उसमें 30% न्यू सैंड होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो आपको बेटर इफिशियंसी देगी। 30% न्यू सैंड उसमें होनी चाहिए। और जैसे मैंने पहले बताया कि 18 to 20 15 to 20% उसमें लगभग आपका सॉरी 1.8 to 2% उसमें आपका रेजिन होना चाहिए और उसके 18 to 20% उसका हार्डनर होना चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। न्यू सैंड एडिशन इज इम्पोर्टेंट हियर। बैकिंग सैंड में आप 100% जो रिसाइकल सैंड है उसे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप जब यूनिफॉर्म सैंड बना रहे हो तो आपको जो सैंड एडिशन करना जरूरी है टू मेंटेन द रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ द सैंड एंड टू मेंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सैंड। बैकिंग सैंड शुड कंटेन रेजिन अराउंड 50 to 75% ऑफ फेसिंग सैंड। तो जैसे मैंने पहले बताया 1.82% की जगह हम वहां पर 1 to 1.5% तक रेजिन डाल सकते हैं और उसके 18 to 20% उसका हार्डनर डाल सकते हैं। डिस्चार्ज ओल्ड एंड वेस्ट सैंड फ्रॉम मिक्सर पीरियडिकली टू अवॉइड मिक्सर जार्निंग। जैसे मैंने पहले बताया कि पुरानी सैंड वेस्ट सैंड निकालनी है, खराब सैंड निकालनी है। जब आप मिक्सर बंद करोगे तो भी जो सैंड बची हुई अंदर है उसे डिस्चार्ज मोड के ऊपर जाके बाहर निकालना है। मेंटेन बेंच लाइफ ऑफ द सैंड एंड इन एयर सेटिंग, सो कंज्यूम द सैंड एज फास्ट एज यू कैन। जैसे आप सैंड बनाओगे इमीडिएटली इस्तेमाल करना है, आपको उसे वेटिंग या होल्ड पे नहीं रखना है, क्योंकि वो सेल्फ सेटिंग है, एयर सेटिंग है, तो बहुत जल्दी वो जाम हो जाएगी। तो
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका जब मोल्डिंग की बात हम करेंगे तो मोल्डिंग में बेसिकली हम प्रोडक्शन प्लानिंग की शुरुआत होती है। प्रोडक्शन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीपीसी के हिसाब से आपको पैटर्न चेक करना है, पैटर्न को वेरीफाई करना है, उसमें हिट कोड, लोगो, कस्टमर लोगो, ये सारी चीजें लगाई हुई है। आपका पैटर्न इंटैक्ट है, गेटिंग सिस्टम इंटैक्ट है, कहीं पे कोई आप वहां पर कोई लूज कनेक्शन नहीं है, यानी लूज गेटिंग नहीं है, कोई एमसील नहीं निकला हुआ है, कोई अंडरकट नहीं है, ये सारी चीजें आपको देखनी है प्रोडक्शन प्लानिंग में। उसके बाद पैटर्न इंस्पेक्शन, जैसे मैंने बताया, प्रोडक्शन प्लानिंग और पैटर्न इंस्पेक्शन। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सैंड हमारी रेडी है वो अभी आपको पैटर्न के ऊपर लेनी है। कई लोग उसको न्यूमेटिक राइमिंग करते हैं, कुछ लोग इम्पैक्टर कॉम्पैक्शन टेबल इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से उसका मोल्डिंग किया जाता है। बेसिकली उसके बाद आपको 10 से 20 मिनट तक रुकना है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एडिशन ऑफ रेजिन एंड हार्डनर बिफोर स्ट्रिपिंग। तो स्ट्रिपिंग से पहले आपको 10 से 20 मिनट आपको रुकना है। उसके उसके बीच में ये जो मोल्ड है आपका वो एयर सेटिंग या सेल्फ सेटिंग हो जाएगा, और उसके बाद उसे आप स्ट्रिप करना है। मॉनिटर दिस टाइम बाय पुटिंग द टाइम ऑन द मोल्ड सरफेस। जैसे आप सैंड को लेते हैं बॉक्स के अंदर और डालते हैं, और उसको एक लेवल के ऊपर स्ट्रिप करके रखते हैं, तो उसके ऊपर आप टाइमिंग लिख के रख सकते हैं, जैसे कि 9:40। तो 9:40 को मैंने मोल्ड डाला हुआ है, तो मुझे 10 बजे इस मोल्ड को स्ट्रिप करना है, निकालना है, उठाना है। तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैं उस टाइम को फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। आफ्टर स्ट्रिपिंग द मोल्ड, हीट द मोल्ड बाय यूजिंग बर्नर टू गेट डिजायर स्ट्रेंथ। स्टिफिंग के बाद मोल्ड को आपको हीट करना है, या फिर आप उसको ओवन से भी निकाल सकते हैं, या बर्नर से हीट कर सकते हैं टू डिजायर स्ट्रेंथ। जब तक आप हीट नहीं करोगे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीर द पेंटिंग बकेट टू मेंटेन द पेंट होमोजीनियस। उसके बाद आपको पेंटिंग एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले पेंटिंग बकेट को आपको होमोजीनियसली स्टीर करना है, ताकि जो बकेट के अंदर का जो सॉलिड कंटेंट है वो और थिनर अलग अलग होते हैं शुरू में, क्योंकि वो एक बैठ जाता है सॉलिड कंटेंट नीचे, और आपको उसको प्रॉपरली स्टीर करना है। प्रॉपरली स्टीर करेंगे तो वो होमोजेनियस हो जाएगा, और होमोजेनियस होने के बाद उस पेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हो। चेक पेंट विस्कोसिटी, एडजस्ट इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद आप विस्कोसिटी को चेक करके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हो, एंड पेंट द मोल्ड। उसके बाद आप मोल्ड को पेंट कर सकते हो, एंड अगेन हीट इट बाय यूजिंग बर्नर। उसे हीट करके बर्नर के साथ में बेसिकली ये पेंटिंग एक्टिविटी इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपका सरफेस फिनिश बेहतर हो। साथ ही में जो हार्डनर और रेजिन की वजह से जो गैसेस आ रहे हो उसका मेटल के साथ में कांटेक्ट ना हो। तो ये दोनों चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे पेंट करें, उसके बाद उसे प्रॉपरली बर्नर से ड्राई करें, टॉर्च करें, और उसके बाद हम पेंटिंग के बाद मोल्ड को क्लोज करते हैं। उसके बाद वाइल क्लोजिंग टेक केयर ऑफ प्रॉपर मैचिंग ऑफ मोल्ड, पिन बुश, अवॉइड पोर्स और मोल्ड कट्स एक्सेट्रा। जो हम ग्रीन सैंड में करते हैं वही सारी चीजें होती है। वहां पर भी आपको पिन बुश का इंपॉर्टेंस है, क्लोजिंग का इंपॉर्टेंस है, मोल्ड क्रैक, मोल्ड क्रश या कोर क्रश भी आपको देखना है। उसके बाद आपको क्लैम्प करना है या उसके ऊपर वेट रखना है, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिगर इज योर मोल्ड। कितने वजन का है, कितने साइज का है, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि उसको आप क्लैम्प करोगे या वेट उसके ऊपर रखोगे। उसका मेन कारण है टू हैव द मोल्ड टू मोल्ड कांटेक्ट। मोल्ड टू मोल्ड कांटेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टू अवॉइड मेटल लीकेज, या मेटल का जो फ्लो है वो मोल्ड के बीच में से ना बाहर निकले, इसलिए it is important to clamp it and or to keep the weight on the mold. Verify compressive strength after 24 hours. It should be minimum 22. उसके बाद सैंड टेस्टिंग में बेसिकली आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करनी है। 4 घंटे के बाद वो अप्रोक्सीमेटली 22 के करीब आनी चाहिए। तो ये था नोबेक मोल्डिंग और सैंड प्रिपरेशन के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद है इस जानकारी से आपको काफी फायदा होगा। आपको पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली नोबेक प्रोसेस होती है, किस तरह से नोबेक मोल्डिंग और सैंड प्रिपरेशन किया जाता है, व्हाट आर दी गाइडलाइंस फॉर दैट। और उम्मीद है कि आप इसे फॉलो करेंगे और बेहतर से बेहतर क्वालिटी का नोबेक मोल्डिंग करोगे। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।